हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EEC 7 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटरलिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों सेक्टर्स किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनका डेवलपमेंट एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हर देश की इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी सर्विसेज। ये तीनों सेक्टर्स अलग नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इनके बीच के इंटरेक्शन को इंटरसेक्टरल लिंकेज कहा जाता है। इन लिंकेजेस को समझना बहुत जरूरी है बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। मेन बॉडी। 1. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच लिंकेजेस। रॉ मटेरियल सप्लाई। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज को कॉटन, शुगरकेन, जूते जैसे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड। किसान फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन पंप्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर मानसून खराब हो तो कॉटन की कमी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित होती है। 2. इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बीच लिंकेजेस। सपोर्ट सर्विसेज। इंडस्ट्री को चलने के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट जैसे सर्विसेज की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी और इट्स सर्विसेज। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स के लिए इट्स सर्विसेज का यूज करती है। स्किल ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का यूज करती है। 3. एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के बीच लिंकेजेस। बैंकिंग और इंश्योरेंस। फार्मर्स को लोन्स, सब्सिडी और इंश्योरेंस सर्विसेज मिलती है थ्रू बैंक्स। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इन सर्विसेज से एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट तक एफिशिएंटली पहुंचते हैं। एजुकेशन और हेल्थ। रूरल एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, किसान क्रेडिट कार्ड और PM फसल बीमा योजना ऐसे है लिंकेजेस का उदाहरण है। 4. सर्कुलर इनकम फ्लो और इंटरडिपेंडेंस। इनकम जनरेशन। एक सेक्टर में इनकम बढ़ने से दूसरे सेक्टर में डिमांड बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एक सेक्टर का ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में। पॉलिसी इम्पैक्ट। सरकारी पॉलिसीज का इम्पैक्ट एक नहीं, तीनों सेक्टर्स पर पड़ता है। थियरी रेफरेंस। लियोनटीफ का इनपुट आउटपुट मॉडल ये दिखाता है कि एक सेक्टर का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। कंक्लूजन। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इकोनॉमी के 3 मजबूत पिलर्स हैं। इनका बैलेंस डेवलपमेंट जरूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। अगर किसी एक सेक्टर को इग्नोर किया गया तो ओवरऑल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इसलिए सरकार की पॉलिसीज को ऐसे डिजाइन करना चाहिए जो इन सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. What is meant by industrial sickness? What are its causes? How can it be removed? Question explanation. इस प्रश्न में आपको इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब समझाना है, उसके मुख्य कारण बताने हैं और ये भी समझाना है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। फोकस कॉजेज और सॉल्यूशंस पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब है किसी इंडस्ट्रियल यूनिट का फाइनेंशियली वीक हो जाना, जहां वो लगातार नुकसान उठाता है और अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता। इंडिया में ये प्रॉब्लम छोटी और मध्यम यूनिट्स में ज्यादा देखी गई है। अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यह पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके कारण और उपाय समझना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. इंडस्ट्रियल सिकनेस का अर्थ और लक्षण। परिभाषा। जब कोई इंडस्ट्री अपने ऑपरेशंस को सही से नहीं चला पाती, लगातार नुकसान होता है और वो अपने लोन या ड्यूज नहीं चुका पाती, इसे है इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। लक्षण।
लगातार फाइनेंशियल लॉस, लोन या स्टाफ का पेमेंट करने में असमर्थ, कम प्रोडक्शन या कैपेसिटी यूज, मार्केट शेयर में गिरावट। लीगल डेफिनेशन, सीकर एक्ट 1985 के हिसाब से अगर किसी यूनिट का 2 साल तक लगातार लॉस हो और उसकी आधी नेटवर्थ चली जाए तो वो सिक यूनिट कहलाती है। 2. इंडस्ट्रियल सिकनेस के कारण। ए. इंटरनल कारण, मैनेजमेंट की कमी, लीडरशिप और प्लानिंग का प्रॉपर ना होना। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, लोन का मिसयूज और कैपिटल की गलत प्लानिंग। ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीन्स का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी कम करता है। मार्केटिंग फेलियर, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांडिंग या सेल्स स्ट्रैटेजी वीक होना। बी. एक्सटर्नल कारण, बिजली की समस्या, पावर कट होने से प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। रॉ मटेरियल की कमी, सही समय पर रॉ मटेरियल्स ना मिलना। पॉलिसी चेंजेस, सरकारी पॉलिसीज का बार बार बदलना। ग्लोबल कंपटीशन, फॉरेन कंपनीज का प्रेशर और देसी इंडस्ट्रीज का अडेप्ट ना कर पाना। 3. इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, इकोनॉमिक नुकसान, प्रोडक्शन और जीडीपी में गिरावट, रोजगार की कमी, कंपनीज बंद होने से नौकरियां चली जाती है। रिसोर्स का वेस्ट, जमीन, पैसा और मैनपावर का सही उपयोग नहीं हो पाता। बैंकिंग प्रेशर, बैड लोन्स बढ़ने लगते हैं, बैंकिंग सिस्टम पर बोझ पड़ता है। 4. सिकनेस दूर करने के उपाय। ए. रोकथाम के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जल्दी से आइडेंटिफाई करना कि कंपनी प्रॉब्लम में जा रही है। प्रॉपर प्लानिंग, नई यूनिट शुरू करने से पहले अच्छी प्लानिंग और रिसर्च। स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग। बी. उपचार के रूप में रिहेबिलिटेशन पैकेज, बैंक या सरकार के थ्रू टैक्स रिलीफ या लोन रिस्ट्रक्चर। मर्जर, टाई अप, बीमार यूनिट्स का हेल्दी कंपनीज के साथ मर्जर। सपोर्ट एजेंसीज, पहले BIF, R और ABNCLT जैसे संस्थाओं का सपोर्ट। टेक अपग्रेड, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में मदद देना। उदाहरण, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर के कुछ कंपनीज ने गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्प से दोबारा ग्रोथ किया, ये अच्छा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, इंडस्ट्रियल सिकनेस एक सीरियस समस्या है जो न केवल कंपनीज का नुकसान करती है बल्कि देश की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है। इससे रोकने के लिए मैनेजमेंट, सरकार और बैंक्स को मिलकर काम करना होगा। जल्दी पहचान और सही उपाय से इस प्रॉब्लम का समाधान मुमकिन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Explain the principal features of the main pricing practices adopted by the Indian industry. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडियन इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करती है। हमें अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी समझानी है जो कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन या गवर्नमेंट रूल्स पर बेस्ड होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन, प्राइसिंग बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि इससे प्रॉफिट और मार्केट में कंपटीशन दोनों पर असर पड़ता है। इंडिया में प्राइसिंग प्रैक्टिसेस काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे कि कॉस्ट, डिमांड, कंपेटिटर की प्राइसिंग और गवर्नमेंट की पॉलिसीज। हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती है। इन स्ट्रैटेजीज को समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि कंपनीज मार्केट में कैसे टिकती है। मेन बॉडी 1. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। डेफिनेशन, इसमें प्राइस डिसाइड होता है कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। एग्जाम्पल, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या PSU सेक्टर्स में ये कॉमन है। एडवांटेजेस, आसान होता है कैलकुलेट करना, हर बार कॉस्ट रिकवर हो जाता है। लिमिटेशंस, मार्केट की डिमांड या कंपटीशन का ध्यान नहीं रखता। 2. कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। डेफिनेशन, इस स्ट्रैटेजी में प्राइस कंपेटिटर्स के प्राइस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। टाइप्स, गोइंग रेट इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस के बराबर। कंपेटिटिव बिडिंग, टेंडर में लोएस्ट प्राइस देना। एग्जाम्पल, टेलीकॉम सेक्टर में ये बहुत कॉमन है। एडवांटेजेस, कंपटीशन के साथ चलना इजी होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। लिमिटेशंस, प्राइस वो हो सकता है, अपने कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता। 3. डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। डेफिनेशन, प्राइस कंज्यूमर डिमांड और उनकी विलिंगनेस टू पे के बेसिस पर सेट होता है। टाइप्स, स्किमिंग, नया प्रोडक्ट के लिए इनिशियली हाई प्राइस। पेनेट्रेशन, मार्केट में एंट्री के लिए लो प्राइस। एग्जाम्पल, नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट स्किमिंग यूज करते हैं, FMCG कंपनीज। पेनेट्रेशन। एडवांटेजेस, हर सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, डिमांड के हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। लिमिटेशंस, मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है,
गलत प्राइसिंग होने का रिस्क होता है। 4. गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइसिंग। डेफिनेशन: कुछ सेक्टर्स में प्राइस सरकार डिसाइड करती है। सेक्टर्स: ड्रग्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज। पर्पस: कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस माइल और उनका प्रोटेक्शन हो। एग्जाम्पल: एनपीपीए दवाइयों के प्राइस कंट्रोल करता है। एडवांटेजेस: कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, मार्केट में फेयर प्ले होती है। लिमिटेशंस: कंपनी का प्रॉफिट कम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होता है। 5. साइकोलॉजिकल एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। डेफिनेशन: प्राइस कस्टमर के परसेप्शन और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल: टाइटन या फैब इंडिया जैसे प्रीमियम ब्रांड्स यह स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। स्ट्रैटेजीज: 99 रुपए वाला ऑड प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए। एडवांटेजेस: ब्रांड का इमेज स्ट्रॉन्ग होता है, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। लिमिटेशंस: स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, प्राइस सेंसिटिव लोगों पर काम नहीं करता। कंक्लूजन: इंडिया की इंडस्ट्रीज अलग अलग प्राइसिंग मेथड्स यूज करती है डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट, मार्केट और कस्टमर के हिसाब से। हर मेथड का अपना फायदा और लिमिटेशन होता है और कंपनीज कई बार इन्हें कंबाइन करके भी यूज करती है। इन स्ट्रैटेजीज को समझने से हम इंडस्ट्री का प्राइसिंग माइंडसेट अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 8. Failure to provide gainful employment to masses has been the major failure of Indian industry. Suggest measures to generate more employment opportunities in this sector. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप होने के बाद भी लोगों को अच्छी नौकरियां क्यों नहीं दे पाया। आपको इसके कारण बताने हैं और कुछ इफेक्टिव सजेशंस देने हैं जिससे रोजगार काफी बढ़ सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है नए और प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करना। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ है ऐसी नौकरी जो अच्छी इनकम, जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई है लेकिन उसके साथ जॉब्स नहीं बढ़े। यह इशू हाईलाइट करता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं। अब हम इस फेलियर के रीजंस और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के तरीके समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इंडियन इंडस्ट्री में कम रोजगार के कारण। कैपिटल इंटेंसिव विकास। ज्यादा इंडस्ट्रीज मशीन्स और ऑटोमेशन यूज करती है जिसकी वजह से मैनपावर की जरूरत कम हो जाती है। स्किल गैप। काफी लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होते जो इंडस्ट्री चाहती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अभी भी वीक है। इनफॉर्मल सेक्टर का प्रभाव। अधिकांश एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है जहां सैलरी कम होती है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। रीजनल डिस्पैरिटी। इंडस्ट्री डेवलपमेंट कुछ ही राज्यों तक सीमित है, बाकी स्टेट्स में जॉब्स की कमी है। एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम्स। एमएसएमई सबसे ज्यादा जॉब्स देते हैं पर उनको फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट सपोर्ट नहीं मिलता। 2. रोजगार बढ़ाने के उपाय। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए जहां मैनपावर की जरूरत होती है। स्किल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग बनाना। स्किल इंडिया और पीएमकेवीवाई जैसे प्रोग्राम्स को और इफेक्टिव बनाना चाहिए। इंडस्ट्री के साथ टाई अप होना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट। एमएसएमई को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इजी रूल्स के थ्रू सपोर्ट माइल तो ये ज्यादा लोगों को जॉब दे सकते हैं। हर रीजन में डेवलपमेंट। कम डेवलप रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंसेंटिव्स देना चाहिए। इससे माइग्रेशन भी कम होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रोजगार। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करें जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। 3. सरकारी नीतियों का रोल। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका गोल इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, लेकिन इसमें स्मॉल और लार्ज दोनों सेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के रूल्स इजी होंगे तो नए इंडस्ट्रीज आएंगे और जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा। ईपीएफओ, श्रम पोर्टल जैसे स्टेप्स से जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स बढ़ेंगे। 4. इंक्लूसिव और सस्टेनेबल विकास। ग्रीन जॉब्स और सर्कुलर इकोनॉमी। ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और नए जॉब एवेन्यूज क्रिएट कर सकें। महिलाओं की भागीदारी। वीमेन को इंडस्ट्री में लाने के लिए सेफ्टी, मैटरनिटी लीव और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर जैसी सुविधा देनी चाहिए। स्टार्टअप्स और सोशल एंटरप्राइजेस। लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने से भी ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है।
कंक्लूजन, इंडियन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन सही पॉलिसीज और ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप फोकस सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड विकास पर होना चाहिए। स्किल्ड लेबर, इंक्लूसिव ग्रोथ और फेयर अपॉर्चुनिटीज के साथ ही हम बेरोजगारी से लड़ सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए, तो description box में download link दिया हुआ है। जरूर चेक करें। Thank you.